आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का अध्याय हिमालय की बेटियां। इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। हम इस पाठ को शुरू करें इससे पहले देख लेते थोड़ा सा लेखक परिचय। नागार्जुन, इनका मूल नाम है वेदनाथ मिश्र। जन्म 1911 बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में। शिक्षा बनारस व कोलकाता से प्राप्त किए। 1936 में श्रीलंका गए और बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। और इनका देहांत हुआ है सन 1998। अब देखते हैं पाठ हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। यहाँ पर कवि लेखक नागार्जुन है, वो कह रहे हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किन्हें? नदी को। मैंने नदियों को अभी तक दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत मतलब भ्रम में खोई हुई, हड़बड़ाहट में खोई हुई महिला की भांति मुझे वो नदियाँ प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। मेरे मन में नदियों के प्रति हमेशा आदर के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। यहाँ पर लेखक है वो कह रहा है कि मैं माँ, दादी, मौसी और मम्मी की तरह या माँ की तरह जिस प्रकार मुझे वो गोद में हिलोरे देती थी, उसी प्रकार मैं नदी की गोद में हमेशा डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं लेकिन इस बार जब मैं मैदानों से वापस हिमालय की तरफ गया और हिमालय के ऊपर चढ़ा तो वो मेरे सामने कुछ अलग रूप में थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती। यहाँ पर लेखक सोच रहा है कि यही जो हिमालय के अंदर चढ़ते हैं वहां देखते हैं तो गंगा, यमुना, सतलज सब नदियां बिल्कुल पतली सी प्रतीत होती है, लेकिन जब ये मैदानों में जाती है तो ये विशाल क्यों हो जाती है, फैल क्यों जाती है, इनकी चौड़ाई बढ़ क्यों जाती है। इनका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यही भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। लेखक सोच रहा है कि पहाड़ों में इन्हीं नदियों का उछलना, कूदना, खिलखिला कर लगातार हंसते रहना, ये उल्लास है, ये मैदानों में जाकर कहाँ गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। यहाँ पर लेखक कह रहा है मैं किसी लड़की को देखता हूँ या मैं किसी भी कली पर जब मेरा ध्यान अटकता है तो मैं इतना असरज में नहीं पड़ता, इतना असंभित नहीं होता जितना कि मैं इन नदियों को देखकर, यहाँ बेटियों का अर्थ है नदियों को, यहाँ पर इन नदियों की बाल लीला को देखकर मैं इतना असंभित हूँ। कहाँ ये भागी जा रही है? लेखक नागार्जुन कह रहे आखिर ये नदियां भाग के कहाँ जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा? यानी नदियों के सामने ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो लगातार इन्हें सोने नहीं दे रहा है, इनको बेचैन करके रखा है, लगातार भागे ही जा रही है? ऐसा कौन सा टारगेट है इनके सामने? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? यानी यहाँ पर लेखक कह रहे हैं अपने महान पिता विराट, यानी विराट महान पिता किसको कहा? हिमालय को कहा है कि यानी ये हिमालय का प्रेम पाकर भी इनके हृदय में अभी तक प्यास लगी हुई है, यानी इनको ये अतृप्त, ये प्यास बुझी नहीं है, तो आखिर कौन होगा जो इनकी प्यास को बुझाएगा? बर्फ, जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधितक्याएं, सरसब्ज उपतक्याएं, ऐसा है इनका बाल लीला निकेतन। यानी कि यहाँ पर नागार्जुन बताने कि हिमालय के अंदर बर्फ, बड़ी बड़ी छोटी मोटी पहाड़ियाँ, हरे भरे पौधे, बंधुर अधितक्याएं, अधितक्या का अर्थ है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, सरसब्ज उपतक्याएं, उपतक्या का अर्थ है पहाड़ के नीचे की समतल जमीन। यानी ये सब इतनी बाल लीलाएं होने के बावजूद भी ये नदियां हैं आखिर भाग के क्यों जा रही है? आखिर इनकी प्यास क्यों नहीं मिटी? आखिर इनकी प्यास मिटाएगा कौन? आगे यहाँ पर लेखक कह रहे हैं
कि खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, छरो, छिनार, सफेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती यादें बात याद करने का मौका मिल जाता होगा। यानी लेखक कह रहे हैं जब ये नदियां हिमालय से निकल समतल मैदानों में चली जाती है तो वहां पर जंगलों में जाकर ये बीती बातों को वापस याद जरूर करती होगी। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी ऐसा कौन जानता है, कौन सोचता है अपने हिमालय कि हिमालय इतना बूढ़ा हिमालय है जो लगातार अपनी बेटियों के लिए सिर धुनता हो। बड़ी बड़ी चोटियाँ जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या। यहाँ पर कवि लेखक नागार्जुन कह रहे हैं कि हिमालय उत्तर में विराट हिमालय है, उनके पास सिवाय मौन धारण के अलावा है ही क्या, उनके पास और कुछ है ही नहीं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र के नाम लेते ही हमारे सामने इन सारी नदियों के नाम आ जाते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, यानी कि ये स्वयं कुछ भी नहीं है। ये क्या है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती। यानी कि ये दोनों कुछ भी नहीं है, लेकिन ये क्या है तो ये दयालु हिमालय, ये हिमालय के पिघले हुए दिल की, यानी कि हिमालय के पिघले हुए बर्फ की एक एक बूंद इकट्ठी होकर दो महानदों का, ये दो महान नदियों का रूप धारण कर लेती है और वो समुद्र की ओर प्रवाहित हो जाती। कितना भाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यहाँ पर नागार्जुन कह रहे हैं कि वह समुद्र कितना भाग्यशाली है जिनको हिमालय की इन दो बेटियां, कौन सी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का हाथ पकड़ने का मौका मिला है। आगे नागार्जुन कह रहे हैं जिन्होंने मैदानों में ही नहीं नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती। यानी कि यहाँ पर नागार्जुन कह रहे हैं कि जिन्होंने मैदानों में नदियों को नहीं देखा है या मैदानों में ही नदियों को देखा है, लेकिन जिन्होंने पहाड़ों में नदियों को नहीं देखा उनको क्या पता कि यही नदियां हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेलती। यानी जिन लोगों ने नदियों को केवल समतल मैदानों में देखा है, पहाड़ों में नहीं देखा है, उन लोगों को क्या पता कि ये नदियां पहाड़ों में किस प्रकार खेलती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़क होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। यहाँ पर नागार्जुन कह रहे हैं कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनके लिए इन नदियों का पहाड़ों में खेलना कोई ज़्यादा आकर्षित भले ही ना हो, उनको भले ही कोई अलग ना लगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा, इतना लुभावना प्रतीत हुआ कि मैं हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कोई झिझक नहीं करूँगा। कालिदास के विरह यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, कालिदास के विरह यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते दान, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्रेयसी का अर्थ है प्रेमिका। यानी कि मेघदूत से कहा था किसने, कालिदास के विरह यक्ष ने, कि तुम जब जा रहे होते हो घर जाओ उस समय बेतवा नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देकर जाना, वो क्या होगी, खुश होगी। वह बात इन संचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आई। नागार्जुन कह रहे इन संचल नदियों को, खेलती कूदती नदियों को देखकर मुझे वो बात याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का चेतन रूपक पसंद था। यानी कि यहाँ पर नागार्जुन कह रहे हो सकता है उस कालिदास को भी इन नदियों का यही खेलता कूदता हुआ हंसता हुआ रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों से देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यानी कि जो वही व्यक्ति जो मैदानों में नदियों को देखने के बाद, समतल मैदानों में देखने के बाद पहाड़ों में देखेगा और दोनों का अलग अलग आंकलन करेगा, तभी उन्हें पता चलेगा कि आखिर नदियां मैदानों में शांत क्यों होती है और पहाड़ों में उछल कूद क्यों करती है, खेलती क्यों है, वहां पर स्वरों में गीत क्यों गाती। आगे लेखक कह रहे हैं काका काले करने नदियों को लोक माता का। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है, काका काले करने नदियों को क्या कहा है, लोक माता का है। किंतु लेखक कह रहा है कि माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या अर्ज है।
यानी लेखक कह रहा है यदि माता के रूप देकर यदि हमें इन्हें बेटियां भी कहे तो कोई हर्ज नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हें अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। लेखक कह रहा है इन्हें हमें प्रेमिका के रूप में मान लें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिससे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान भी कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। इन नदियों को कई कवियों ने बहन का स्थान भी दिया है, कईयों ने लोक माता का है, कईयों ने प्रेयसी का है, तो कईयों ने बहन भी का है, तो कईयों ने माता भी का है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग जिसका अर्थ है तिब्बत, तिब्बत की बात है। मन उछट गया था, यानी मन बिल्कुल अलग सा हो गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन दोनों ताज़ा हो गया और मैं गुनगुनाने लगा। नागार्जुन कह रहा है कि मैं कुछ देर सतलज नदी के किनारे बैठा रहा, मैंने पानी के अंदर पैर डाले तो मेरा मन है वो थोड़ी देर में ताज़ा हो गया, दिल है वो खुश हो गया, मन प्रसन्न हो गया और मैं मन ही मन गुनगुनाने लगा, गीत गाने लगा। क्या गीत गाता है नागार्जुन, लेखक क्या गीत गाता देखते हैं। लेखक गीत गाता है कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला असरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय सिंतित पर, सुपचाप हिमालय प्रकृति नदी के चित्रपट पर, अनुपम अद्भुत साफ हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यहाँ पर लेखक है वो बैठे बैठे नदियों का गुणगान करता है और कह रहा है कि तुम्हारी लीला है वो अचरज है, तुम्हारी अलग ही लीला है, तुम पर तो मैं अपना प्राण न्योछावर कर सकता हूँ। तुम्हारी अनुपम लीला देखकर मेरा मन है वो खुश हो गया है, प्रसन्न हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको अभी भी कोई समस्या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए, मैं आपकी समस्या का पूरा समाधान करूँगा। इसी पाठ के प्रश्न उत्तर के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ से लिंक दिया हो उस पर क्लिक करो, इसी पाठ के आप प्रश्न उत्तर भी देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।